हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा है सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज शुरू करते हैं हम लोग अपना व्याकरण का अगला पाठ, क्रिया। दिन भर आप लोग मम्मी से आजकल सुनते होंगे कितना काम करना पड़ता है, सफाई भी शॉपिंग भी, है ना। तो यही जो काम जो हम करते हैं, आप करते हैं, मैं करती हूँ, सब करते हैं, वही होती है क्रिया। बच्चों, व्याकरण में क्रिया की जो परिभाषा है उसे देखते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता हो या पता चलता हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे चल, गा, खा, उठ, लिख, इन सब में देखिए अगर हम ना अंश जोड़ देते हैं तो बनता है चलना क्रिया है, खाना क्रिया है, गाना क्रिया है, उठना क्रिया है, लिखना क्रिया है। इस तरह की बहुत सारी क्रियाएं हम करते रहते हैं। और इनमें भी बहुत सारी क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो स्वयं होती हैं, अपने आप घटित होती हैं, उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। जबकि कुछ क्रियाएं करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। जो क्रियाएं खुद होती हैं उन्हें हम कहते हैं अस्तित्ववाची, है ना। जैसे पृथ्वी गोल है, पेड़ ऊंचा है ना। इस तरह की जो क्रियाएं होती है ये स्वतः घटित होती है। फूल का सुंदर होना, हाँ, उसका रंगीन होना, लाल होना, खुशबूदार होना, है ना, ये सारी बच्चों का बढ़ना, ये क्रियाएं स्वतः घटित होती हैं, अपने आप होती हैं। अतः इन क्रियाओं को हम अस्तित्ववाची क्रिया कहते हैं। और जो क्रियाएं हमें प्रयास करके करनी पड़ती हैं, ऐसी क्रियाएं कार्यवाची क्रियाएं कहलाती हैं। और इन्हीं कार्यवाची क्रियाओं को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, वो है अकर्मक और सकर्मक। यही क्रिया के दो भेद मुख्य माने जाते हैं। अकर्मक, बच्चों आपने उपसर्ग पढ़ा था, तो उसमें आ का अर्थ क्या था, आप पहचाने होंगे, नहीं, जिसका अर्थ होता है बिना या नहीं, यानी जिसमें कर्म नहीं होता। अब ये कर्म क्या होता है, कर्म वो होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है। लेकिन अकर्मक है, इसका मतलब ये है कि जो क्रिया की जाएगी कर्ता के द्वारा, सबको पता है कि कर्ता ही क्रिया करता है, तो क्रिया का प्रभाव जो है वो किसी कर्म पर न पड़कर, यानी किसी और पर न पड़ के सीधे कर्ता में ही निहित होता है। ऐसी क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म नहीं होता। यानी हम पहचाने कैसे कि कर्म है कि नहीं है, तो हम दो प्रश्न लगाते हैं यहाँ पर, वो है क्या और किसे, हाँ, या किसे या किसको भी कह सकते हैं। तो इन प्रश्नों के अगर उत्तर हमें नहीं मिलते तो ऐसी क्रिया अकर्मक होती है। अब जैसे उठना, राजू सोकर उठा, ठीक है, तो इसका प्रभाव राजू पर ही पड़ेगा, किसी और पर नहीं पड़ेगा। हाँ, या गिरना, फिसलना, उड़ना, चलना, दौड़ना, ये सारी क्रियाएं कर्ता को ही प्रभावित करती हैं, इसीलिए इन क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरी ओर है सकर्मक क्रिया। अब सा का मतलब ही होता है सहित, जैसे उपसर्ग में पढ़ा था, सपरिवार, है ना। तो ऐसे ही सकर्मक यानी जहां पर कर्म होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये दो प्रश्न पूछें, यानी क्या या फिर किसे या किसको, तो इनका अगर उत्तर हमें उस वाक्य में मिल जाता है तो इसका मतलब है कि क्रिया सकर्मक है, ये तो पहचान है। और लेकिन होती क्या है सकर्मक क्रिया, यानी कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है। जैसे राम ने रावण को मारा, अब राम ने क्या किया, राम ने मारा, हाँ, राम ने, मैं लिखती हूं यहां पर, राम ने रावण को मारा, ठीक है। अब यहाँ पर कर्ता कौन है, कारक अभी आपने पढ़े थे कि ने जो है परसर जहां पर लगा होता है, ने विभक्ति, वो कर्ता होता है। तो राम ने क्या किया कि राम ने मारा, लेकिन ये मारने का प्रभाव जिस पर पड़ा वो था रावण। और यहाँ पर देखिए को विभक्ति भी लगी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। अब यहाँ देखिए अगर हम प्रश्न भी पूछते हैं कि किसे मारा या किसको मारा, तो उत्तर हमें मिल जाता है कि रावण को मारा, ठीक है। तो ऐसी क्रियाएं जहां पर इनका उत्तर मिलता है उनको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अभी देखिए जैसे पढ़ना, तो पढ़ा, तो आपने जाहिर सी बात है कि कुछ तो पढ़ा होगा। अगर मैंने केवल यही कहा कि राम ने पढ़ा, तो पढ़ा उसमें जो कर्म है वो छुपा हुआ है ना। वो कैसे, अब देखिए पढ़ा तो किताब पढ़ी, कहानी पढ़ी, चुटकुला पढ़ा,
हाँ, कोई निबंध पढ़ा, कुछ तो पढ़ा, ऐसे ही लिखना, पत्र लिखा, उत्तर लिखा, ठीक, खाना, कुछ तो खाया, रसगुल्ला खाया, मिठाई खाई, भटूरे खाए, ठीक, या फिर सुनना या सुनाना, अगर आप सुनते हैं, गीत सुनते हैं, कहानी सुनते हैं या सुनाते हैं, तो भी वही बात हुई कि कहानी सुनाई या गीत सुनाया या अपनी कोई कथा सुनाई, अपनी बात सुनाई। फिर मारना, अगर आप किसी को मारते हैं, कोई भी हो सकता है, तो वो प्रभाव किसी और पर पड़ रहा है, अतः ऐसी क्रियाओं को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, अब पढ़ते हैं हम लोग सकर्मक क्रिया के भी। यानी सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो ये 2 प्रकार की होती है। पहली है एक कर्मक, यानी जहां पर कथन में या वाक्य में एक ही कर्म होता है, वहां पर क्रिया एक कर्मक कहलाती है। वहीं दूसरी ओर कि जब एक ही कथन में एक साथ 2 कर्म होते हैं, वहां क्रिया द्विकर्मक, यानी जहां द्वि का मतलब ही है, संख्यावाची शब्द है ये, द्वि का मतलब 2, जहां पर 2 कर्म हो। अब मैंने आपको बताया था कि हम 2 प्रश्न पूछते हैं, एक तो क्या और दूसरा किसे या किसको। दोनों का एक ही मतलब है, किसे पूछिए या किसको पूछिए, एक ही बात है। तो ये इन दोनों में से अगर किसी एक का उत्तर हमें कथन में मिलता है, तो उसको हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। वहीं दूसरी ओर जब दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं, तो वो क्रिया द्विकर्मक कहलाती है। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिखे हैं कि मोहिनी पत्र लिखती है। अब हमने प्रश्न पूछा कि मोहिनी क्या लिखती है, तो हमें उत्तर मिलेगा कि मोहिनी पत्र लिखती है। किसे लिखती है, इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस वाक्य में एक ही कर्म है, तो ये क्रिया एक कर्म कहलाए। अब दूसरी तरफ यहाँ एक और उदाहरण है कि राजू गीत गाता है। क्या गाता है, उत्तर मिलेगा गीत गाता है। अगले में देखिए कि दादाजी ने मोहन को बुलाया। दादाजी ने किसे बुलाया, हमने दूसरा प्रश्न पूछा, मोहन को बुलाया। क्या बुलाया, इसका उत्तर नहीं मिला, किसे बुलाया, इसका उत्तर मिला। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक का भी उत्तर हमें मिल जाता है, तो ऐसी क्रिया एक कर्मक कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में देखिए कि क्या है कि मोहिनी ने माँ को पत्र लिखा। अब हम प्रश्न पूछते हैं कि किसे पत्र लिखा, तो उत्तर मिलेगा कि माँ को पत्र लिखा। अब क्या लिखा, तो पत्र लिखा। फिर दूसरी बात, अगले वाले वाक्य में देखते हैं कि दादाजी ने मोहन को रुपए दिए। किसे रुपए दिए, मोहन को। क्या दिए, रुपए दिए। फिर अगले में देखें कि राजू ने रोहन को गीत सुनाया। राजू ने किसे गीत सुनाया, रोहन को। क्या सुनाया, गीत सुनाया। अब बच्चों, आप लोगों ने कारक में पढ़ा था कि कर्म कारक की विभक्ति को होती है। ठीक है, तो जहां पर हम देखें कि कारक के साथ को लगा हुआ है, हम आसानी से पहचान जाते हैं कि ये कर्म कारक है। ठीक है, किसी भी शब्द के साथ अगर को विभक्ति लगी है, तो हम कहते हैं कि ये कर्म कारक है। लेकिन देखिए यहाँ पर कि हम द्विकर्मक क्रिया में हम बता रहे हैं कि यहाँ पर 2 कर्म है, लेकिन एक के साथ हमने को विभक्ति लगाई है, जबकि दूसरे के साथ नहीं लगाई है ना। इसका भी एक कारण है बच्चों कि जब जो कर्म होता है, यदि वो प्राणीवाचक होता है, तो हम उसके साथ को विभक्ति लगाते हैं, और कर्म अगर अप्राणीवाचक है, तो उसके साथ को विभक्ति नहीं लगती। यहाँ पर भी आपने देखा होगा, जब मैंने एक कर्मक लिखा था, तो भी देखिए पत्र को लिखती है ये नहीं लिखते हैं, ना ही गीत को सुनाता है ऐसा बोलते हैं। ठीक है, जबकि मोहन को बुलाते हैं, तो मोहन के साथ हमने को लगाया। कहने का तात्पर्य यही है, प्राणीवाचक के साथ हम को विभक्ति लगाएंगे और अप्राणीवाचक के साथ नहीं लगाएंगे। और जो उत्तर हमें क्या प्रश्न से मिलता है, वही कर्म जो है वो मुख्य होता है। ठीक है, उसको हम मुख्य कर्म कहते हैं। क्या प्रश्न का उत्तर देने वाला प्रमुख हो जाएगा कर्म, और दूसरा जो है वो गौण कर्म कहलाता है। ठीक है, किसे या किसको, इसका उत्तर देने वाले कर्म को गौण कर्म कहते हैं, और क्या का उत्तर देने वाले कर्म को हम मुख्य कर्म कहते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा कि सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। आशा है आप पहचाने होंगे इसे। 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। अब हम जाने
कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो संरचना के आधार पर क्रिया मुख्यतः 6 प्रकार की होती है। सबसे पहले सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और अपूर्ण क्रिया। शुरू करते हैं सामान्य क्रिया से। बच्चों, इसमें क्रिया का एक ही पद, एक मूल धातु प्रयोग की जाती है। इसमें कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगती। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूं, उसने पढ़ा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, केवल मैंने एक क्रियापद प्रयोग किया है और कोई क्रिया नहीं लगाई, इसके साथ कोई सहायक क्रिया नहीं लगी। ऐसे ही सूर्य उगा। ठीक है, अब इस उग रहा है या उग रहा था, उग चुका था, ऐसे मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक मूल धातु लगाई और इस मूल धातु वाली क्रिया ही लगाई। यहाँ पर एक ही क्रिया का प्रयोग किया और इस तरह से ये जो क्रिया है ये सामान्य क्रिया कहलाती है, सरल क्रिया कहलाती है। अब दूसरी है संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त, जैसा कि इसका नाम ही है कि इसमें एक क्रिया धातु के साथ, एक मूल क्रिया के साथ दूसरी सहायक क्रियाएं भी लगाई जाती हैं। जैसे वह पढ़ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ क्रिया के साथ हमने रहा भी, रहा मतलब रहना होता है, लेकिन यहाँ पर जब पढ़ के साथ रहा लग गया तो ये बता रहा है कि क्रिया जारी थी, हो रही थी। ठीक है, तो ये सहायक क्रियाएं लग गई और इसी कारण इसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं कि सूर्य अस्त हो चुका था। ठीक है, अस्त हो चुका था, पूरी सहायक क्रियाएं भी लगाई गई हैं, इसीलिए ये क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाएगी। अब चलते हैं अगली क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया की ओर। बच्चों, पूर्वकालिक क्रिया, जैसा कि इसका नाम ही है, पूर्व काल में, यानी जो आखिरी क्रिया, अंतिम क्रिया है, उसके थोड़ा पहले जो क्रिया घटित हुई है, जो क्रिया की गई है, उसको हम पूर्व काल में होने वाली क्रिया यानी पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी कॉफी पीकर बाजार गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अंतिम क्रिया है जाना यानी गए। ठीक, लेकिन उसके पहले उन्होंने क्या कार्य किया? कॉफी पी, कॉफी पीने का काम किया, यानी पीकर, कॉफी पीकर बाजार गए। तो ये अंतिम क्रिया के पहले होने वाली, पूर्व काल में होने वाली क्रिया है, इसीलिए इसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। हाँ, जैसे मैंने पढ़कर पाठ समझा, तो समझा बाद में, लेकिन उसके पहले पढ़कर। ठीक, तो ये जो इसमें पहचान भी यही है कि इसके साथ साथ कर लगा रहता है ना, कर शब्द जुड़ा रहता है क्रिया के साथ। तो इससे हमें पता चलता है कि ये आखिरी क्रिया के, अंतिम क्रिया के पहले की गई है, इसीलिए इसका नाम पूर्वकालिक क्रिया होता है। अगली क्रिया की तरफ चले हम लोग, तो ये क्रिया है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब ही हुआ कि प्रेरणा देकर, यानी जो करता है वो स्वयं कार्य नहीं करता, बल्कि किसी को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, किसी को उत्साहित करता है, किसी को कहता है कार्य करने के लिए, वो स्वयं नहीं करता। ठीक है, अब ये क्रिया भी बच्चों दो तरह की होती है, एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक और एक होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। तो प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो पहले दूसरे को प्रेरित करता है। हाँ, जैसे अध्यापक बच्चों से पढ़वाते हैं, हाँ, या पाठ पढ़वाते हैं, बच्चों से पाठ पढ़वाते हैं, और तो सीधे उन्होंने बच्चों से कहा, प्रेरणा दी कि तुम्हें पाठ पढ़ना है, तो बच्चों ने पढ़ा। ठीक है, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक। और अगर वो स्वयं उनसे, बच्चों से ना कहकर किसी के माध्यम से कार्य करवाएं, ठीक है, जैसे शिक्षक ने मॉनिटर से कहकर बच्चों से पाठ पढ़वाया, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक, किसी के माध्यम से कार्य करवाया। ठीक है, जैसे माँ ने नौकर से कपड़े धुलवाए, प्रथम प्रेरणार्थक। लेकिन यही बात अगर मैं इस तरह से कहूं कि माँ ने पिताजी से कहकर नौकर से कपड़े धुलवाए, तो उसे हम कहते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक।
ठीक, तो इस तरह से ये प्रेरणार्थक क्रिया है जो स्वयं न करके प्रेरणा देकर करवाई जाती है, इसमें करवाया जाता है कार्य, किया नहीं जाता। फिर आगे बात करते हैं हम लोग बच्चों नाम धातु क्रिया। बच्चों अगला अंश है हमारा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रियाएं बच्चों वो क्रियाएं हैं जो क्रियापदों से नहीं बनती, बल्कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों से जुड़ बनती है। इसका मतलब कि इन शब्दों के पीछे हम ना अंश एक जोड़ देते हैं और इस तरह से जो हमें पद प्राप्त होता है वो क्रियापद हो जाता है, उसका व्यवहार क्रियापद की तरह होता है। जैसे संज्ञा से हम क्रिया कैसे बनाएंगे, हम शब्द लेते हैं हाथ, हाथ संज्ञा है और इससे अगर हम शब्द बनाएंगे तो हो जाएगा हथियाना। ठीक है, समझते होंगे आप इसका अर्थ। हथियाना यानी किसी की कोई वस्तु, कोई कीमती चीज उसको धोखे से ले लेना, छीन लेना, हथियाना। ऐसे ही बात, आप बहुत बात करते हैं तो उससे बन जाएगा बतियाना। ठीक, बहुत बतिया, जो बात करता है या कोई भी बात करे तो उसको बतियाना कहेंगे। और इसी तरह से सर्वनाम से, तो सर्वनाम से शब्द बनता है अपना, शब्द से बनेगा अपनाना, है ना, किसी को स्वीकार कर लेना, अपना बना लेना, अपना से अपनाना। ठीक, इसमें सामान्य रूप से यही शब्द देखा जाता है। फिर अगला है विशेषण से, तो विशेषण जैसे गर्म शब्द है ना, गर्म, तो गर्म से बनेगा गर्माना। ठीक है, और ऐसे ही दोहरा जैसे होता है विशेषण, दोहरा मतलब डबल, और उससे जो है हम क्रिया बनाए तो क्या बनेगी, दोहराना, किसी चीज को रिपीट करना, दोहराना, रिवाइज करना। ठीक है, फिर ऐसे ही अनुकरणवाची शब्द, अनुकरणवाची शब्दों से हम कैसे बनाएंगे शब्द। अब अनुकरण का मतलब पहले जानना जरूरी है। इसका मतलब होता है नकल करना, किसी की नकल करना, किसी का अनुकरण करना, पीछे उसके जैसा वो करता है वैसा करना। तो ऐसे हम शब्दों को चुनाव करेंगे जो अनुकरणवाची होते हैं। जैसे सांप जो है वो अपनी जीभ लप लप करके निकालता है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे लप लपाना। ठीक, या तारे टिम टिम करते हैं तो उनको हम कहेंगे टिमटिमाना। या नया जूता जो है वो चरमर करता है तो उससे बनेगा चरमराना। अब इन्हीं में शब्दों में हम देखिए अंत में ना जोड़ दे रहे हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या बोला कि टिमटिमाना। अब इनकी पहचान यही है कि अंत में यहाँ पर ना अंश जुड़ा होता है, हथियाना, बतियाना, गरमाना, अपनाना, सब में आप देख रहे हैं। तो ये क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं होती हैं। ये क्रिया धातुओं से नहीं बल्कि दूसरे शब्दों से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों से बनाई जाती हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे अपूर्ण क्रिया की ओर। तो बच्चों अपूर्ण क्रिया क्या होती है, इसकी पहचान मैं आपको बताती हूँ। अपूर्ण क्रिया ये वो क्रिया है, जैसे नाम ही है इसका, अ अंश लगा हुआ है, हाँ, आ शब्दांश है ये, और कह क्या रहा है कि पूर्ण नहीं है जो, ठीक है, जो पूरी नहीं है, यानी ऐसे कथन कि जो अधूरे होते हैं। ठीक है, उसमें जब हम कोई हिस्सा जोड़ देते हैं, कोई अंश जोड़ देते हैं, तभी वो क्रिया पूरी हो पाती है। जैसे साहू जी को गांव का चुना गया। ठीक है, गांव का चुना गया। अच्छा, अब गांव का चुना गया तो प्रश्न उठता है कि क्या चुना गया उन्हें, मुखिया चुना गया, नेता चुना गया, सरपंच चुना गया, क्या चुना गया नहीं पता। तो जब तक हम किसी अंश से उसे पूरा नहीं करेंगे तब तक ये क्रिया अपूर्ण कहलाएगी। पूरा करने के लिए हमें अंश जोड़ना पड़ेगा। जैसे सरपंच चुना गया, ठीक है, या जो भी आप शब्द बताना चाहें, मुखिया चुना गया। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे ही राजू ने बाजार से खरीदा। अब खरीदा तो क्या खरीदा, उसने सब्जी खरीदी, फल खरीदा कि गहना खरीदा, क्या खरीदा ये नहीं पता है। ठीक, तो जो अंश लगाकर हम उसको पूरा जब तक नहीं करेंगे तो ऐसी क्रियाएं अपूर्ण क्रियाएं कहलाती हैं। तो आशा है बच्चों कि आपको क्रिया समझ में आई होगी और अभ्यास कार्य आपको दिया जाएगा, जिसको आप पूरा करेंगे, लिखेंगे और किसी तरह की कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद।